When I made a crore when I was young, I could have destroyed that in 1 minute. मुझे बस एक बड़ी कार खरीदनी थी और एक बड़ा घर खरीदना था and that's it. Can you tell us your net worth today? So I would say I'm very rich. मेरा खर्चा सब कुछ मिला के 50 lakhs a year. मुझे लगता है कि काफ़ी इंडियंस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं to make money. How do we practice this very nonchalant approach? I think it is a recipe for disaster. If you are not saving 20% and investing in equity, you are doing a serious damage to your financial future. कई चीज़ें मार्केट में, लाइफ में बहुत चीज़ें गलत डिसीजन लेने पे भी पैसा बन जाता है, सही डिसीजन लेने पे भी नहीं बनता है। I think अगर कोई इंसान इस कॉन्वर्सेशन को पूरा सुन ले तो काफ़ी सारे वेल्थ मैनेजर्स की जॉब पे इम्पैक्ट आने वाला है। तो मैं तो ये बोलूँगा लिसनर्स को कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर स्पेशली आफ्टर दिस पॉडकास्ट इट्स योर मिस्टेक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द नेट वर्थ शो के एक नए एपिसोड में। मैं हूं शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर वरुण मल्होत्रा, हु इज़ वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस इन द इंडियन फाइनेंशियल एजुकेशन स्पेस। उन्होंने 5,50,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भी ट्रेन किया है। आज हम उनकी जर्नी, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और ऐसे फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे दैट एवरी इन्वेस्टर शुड नो अबाउट इफ़ दे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इफ़ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। So let's begin with this. Hi sir, how are you? I'm good. How are you doing? I'm amazing and मैं बहुत excited हूँ इस conversation के लिए. And I was looking at your story and I know कि आपने 17 की age से investing start करी थी. And this is very fascinating to me. तो इस journey के बारे में बात करते हैं. Milestones क्या थे? सबसे बड़े pivotal moments क्या थे इस investing की journey में? And how has this entire evolution been for you? So I think I've been very, very lucky in life. Being a Buffett follower, I would say I won the ovarian lottery. I was born in the right family, right middle class family the family was obsessed कि भाई पढ़ना तो है ही, कितना भी खर्चा हो जाए पढ़ाना है. I consider my father's wisdom to be supreme and that is why I'm spending a lot of money on my son's education. Yeah. Generally, I'm not a big fan of education or going to college or all those things, but it has worked very well for me. तो 17 में मैंने स्टार्ट तो किया था, बट आई वुड नॉट से कि वो इन्वेस्टिंग थी. इट वॉज मोर और लेस ट्रेडिंग. आई मीन आई वुड कंसिडर मैंने स्टार्ट तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह से किया था, क्योंकि फंडामेंटल आपको समझ इतनी जल्दी पड़ता भी नहीं है. एंड रीडिंग वॉरेन बफेट एंड अंडरस्टैंडिंग वॉरेन बफेट कुड बी वेरी टफ एट दैट एज, कंसिडरिंग आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट. और साइंस भी इसलिए क्योंकि उस टाइम साइंस ही करते थे, सबने बोला तो मैंने साइंस ली हुई थी. और बट आई स्टार्टेड रीडिंग वॉरेन बफेट वेरी अर्ली. आई थिंक द बिगेस्ट माइलस्टोन जो है, वो बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं, बट सबसे पहला माइलस्टोन होगा व्हेन आई वाज 12 और 13 एंड आई हैव एवर्जन टू वर्क. मुझे काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है और अभी तक वो दैट इज़ ट्रू. और मैंने अपने फादर को एक दिन बोला था कि बाबा मैं बड़े होकर मुझे एकदम क्लियर है कि मैं क्या करना चाहता हूँ. एंड माई फादर सेड बताओ क्या करना चाहती हूँ. वॉज वेरी हैप्पी. 12 साल का 13 साल का लड़का बता रहा है कि आई एम वेरी क्लियर. एंड आई सेड आई एम वेरी क्लियर. सोचा नहीं है, मेरे को क्लियर है. तो उन्होंने बोला क्या सोचा है? तो मैंने बोला कुछ नहीं करना चाहता मैं. एंड ही काइंड ऑफ सेड कि पता है कि कुछ नहीं करने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए. एंड आई अंडरस्टूड दैट, क्योंकि वी वर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, तो इतना तो समझ पड़ ही रहा था कि पैसा तो चाहिए ही चाहिए होगा. एंड आई टोल्ड हिम कि ठीक है, एक दिन अगर पैसा बन जाए फिर काम नहीं करना. एंड ही सेड यस, अगर बन जाए तो कोई जरूरत नहीं है. ही वॉज काइंड ऑफ प्लेइंग विद मी. आई थॉट उनको भी लगा होगा कि ऐसे तो होगा नहीं. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हाउ टू मेक मनी. और मैंने बहुत लोगों के बारे में पढ़ा. आई थिंक बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा, और सब लोगों के सेंटेंस में 2 लाइनों में ये स्टार्ट हो जाता था कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत मेहनत करी. और मुझे लगता था ये हमारे टाइप के लोग ही नहीं हैं, क्योंकि सारे मेहनत कर रहे हैं. एंड मैंने अपने दोस्त को पूछा यार क्या करना चाहिए. तो उन्होंने बोला कि जो बहुत अमीर बन गए उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर. तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले तो मुझे कुछ नहीं मिला, बट फाइनली आई वाज लकी कि मैंने वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा. तब वो बिलियनर बन चुके थे. और उन्होंने लिखा था द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज अ लिथार्जी ऑफ अ स्लॉथ, कि हम बेसिकली कोई काम नहीं करते, हम पड़े रहते हैं, हमें कुछ करना नहीं होता. तब मुझे लगा था ये हमारे टाइप का पर्सन है. तो दैट इज हाउ आई गॉट अट्रैक्टेड टू वॉरेन बफेट. लेकिन आई वॉज वेरी डम. आई थिंक मेरे जगह कोई और होता तो आई थिंक पीपल आर मच मोर इंटेलिजेंट. यंगस्टर्स को भी मैं देखता हूँ, इफ दे वुड हैव रेड वॉरेन बफेट एट दैट एज दे वुड हैव अचीव्ड मच मोर. बट मुझे बहुत सालों तक ये अपील नहीं करता था कि मैं इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा, पैसा बन जाएगा, कंपाउंडिंग होगी.
एंड द मोर आइडिया वॉज, जो हर यंगस्टर को लगता होगा जो अभी सुन रहा होगा कि भाई मेरे को तो हर महीने पैसा चाहिए, तो आई वॉज मोर इनटू ट्रेडिंग. तो सूरत में मैं बड़ा हुआ था एंड क्योंकि गुजरात में ये सब होता है तो थोड़ा बहुत मेरा उसके वजह से भी एक्सपोजर था. माई फादर वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड. ही यूज्ड टू गेट इकोनॉमिक टाइम्स एवरी डे फ्रॉम द ऑफिस और मैं शाम को पढ़ता था. ही यूज्ड टू गेट बुक्स. वो चाहते थे कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बनूं, तो मैं इंजीनियरिंग की किताब तो पढ़ता ही नहीं था क्योंकि मेरे फादर बोल रहे थे. तो आई वॉज मोर ऑफ अ रेबल. तो मैं दूसरी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दिया. बट 17 में मैंने ट्रेडिंग करना चालू किया, कुछ नहीं हुआ. बट मुझे वॉरेन बफेट समझ तो पड़ रहा था कि मुझे इन्वेस्टिंग करनी होगी और फाइनली इट इज़ अबाउट ग्रेट कंपनीज एंड ऑल दोज थिंग्स. बट आई नेवर हैड द मनी. एंड द सेकंड बिगेस्ट ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक वॉज बिकॉज मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि उसके बारे में पढ़ना, तो दैट वाज द बिगेस्ट ब्रेक. अगर वो नहीं होता तो मैं शायद आज कुछ भी नहीं कर रहा होता. सेकंड ब्रेक वाज जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म करी. और इंजीनियरिंग में भी आई वाज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट. मुझे कोई इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था. हर दिन एग्जाम के दिन वहाँ पे पुणे से मैंने इंजीनियरिंग की है. पुणे पे एक पर्वती मंदिर होता है, तो मैं ऊपर जाता था. एग्जाम होता था मेरा उस दिन. मैं सुबह इकोनॉमिक टाइम्स वहाँ खुलता था और वही पढ़ता था. और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड अभिषेक. ही एक्चुअली मेड श्योर कि मैं इंजीनियरिंग खत्म कर पाऊँ. तो हर एग्जाम से पहले वो मुझे बताता था कि भाई ये पढ़ के जा. व्हेन आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग, तो मैं यहाँ पे मेरी जॉब जो है, एंड लकीली आई गॉट अ गुड जॉब. आई एम नॉट श्योर हाउ, बट आई गॉट अ गुड जॉब. और मैं नोएडा में मेरी जॉब थी और मेरी दादी मेरे पेरेंट्स का रहती थी, बट शी वॉज फ्रॉम दिल्ली ओरिजिनली. नाउ शी वॉन्टेड टू मूव टू दिल्ली. तो मेरी दादी ने बोला ठीक है, अगर वरुण की जॉब लग गई है तो मैं भी आ जाऊंगा. तो हम सब बेसिकली यहाँ पर आ गए. एंड माई फादर थॉट कि अब खर्चा होगा. और तब तक मेरे फादर के पास, माई फादर्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो गॉट लिटिल बेटर बिकॉज ही मूव टू ओमान फॉर हिज जॉब. पहले तो जैसे इंडिया में होता है तो कोई पैसा नहीं था, ऐसा कोई अमाउंट नहीं था. तो ही डिसाइडेड टू गिव मी 5-6 लाख रुपीज एट दैट टाइम. एंड दैट वॉज बिग, क्योंकि उनको लगा कि दादी के साथ रहेगा तो खर्चा वर्चा कैसे होगा. बट दादी बीइंग दादी, आई मीन शी नेवर let me spend that money. And so basically what happened was she was spending most of the money on me, and I used that money to invest. So that was the one big break. And then this was 2004. So 2004 to 2007, the markets went up very high. So I made a lot of money in that rally. Not much, because I was investing. This time I was not trading. I was not trying to basically go in and out. I was just trying to buy great companies, ITC, Hawkins, TTK, Prestige. So that was, and they didn't do exceptionally well, but they made a lot of money for me. उसके बाद 2007 में मैं MBA करने चले गया. और तब तक मेरी सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी. मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि भाई अमाउंट ज़्यादा नहीं था, बट ऐसा लग रहा था कि यार इन्वेस्टिंग तो आ रही है थोड़ा थोड़ा. और 2007 में मुझे लगा कि मैं US में था MBA करने जब मैं गया था, और मुझे लगा कि मुझे US नहीं रहना. आई विल कम बैक टू इंडिया. एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉर जॉब एंड आई डिसाइडेड आई विल कम बैक टू इंडिया. और हमारे कॉलेज का एक्सचेंज प्रोग्राम होता था IIM अहमदाबाद से. तो IIM अहमदाबाद का ब्रांड क्योंकि बड़ा था, और मैं वैसे तो IIM अहमदाबाद पहुंचा नहीं था. एंड माय फादर ऑलवेज वांटेड टू, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे सब डॉक्टर्स और IITians और ये सब हैं. तो मेरे फादर को था कि भाई he should go to a good college. तो जैसे ही मुझे पता लगा कि IIM अहमदाबाद है, तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी. मैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए IIM अहमदाबाद में आया, तो आई वाज देयर फॉर अ ट्राइमेस्टर. और जब मैं वहां पर आया, तो आई थिंक माय फादर गॉट हैप्पी एंड ही वाज सीइंग दैट आई वाज डूइंग वेल. ही गेव मी another 21 lakhs. And that was 2008 crisis. 2008 crisis, I had made money in the first boom from 2004 to 2007. Markets went down, I had another money. And 2008 to 2009, in fact, I mean, things started changing very fast. I made my first crore, or even in fact higher than that at that time. और मुझे तब लगने लगा, and I was in college, I was feeling very comfortable, और मुझे लगा मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करूँगा. तो that was number 2. And then there are many milestones. अगला milestone था, I got married to a person who had zero expectations from me. She kind of supported me in everything. When I got married, I was not into business. I was not into job, nothing at all. She got married. She was working with a Credit Suisse captive, and she's an MBA from Symbiosis. She decided to come to Delhi, leave her job. फिर उसने यहाँ देखा कि यहाँ पे तो कोई active income है नहीं. And she took her first job. She took her next job again. And when she took her job, तो मैं और relaxed हो गया, क्योंकि खर्चा मेरा आराम से चल रहा था, investing में कर रहा था. But 2013 was when my son we were expecting my son, and that was the moment that changed everything. मुझे लगा कि
मैं कर कुछ नहीं रहा वो ठीक है, लेकिन कल कोई बच्चे को पूछेगा कि फादर क्या करते हैं, एंड दैट इज व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग. आई थिंक 2013 आई डिसाइडेड कि आई वुड गो ऑल इन. आई स्टार्टेड टू स्पेंड मनी. उससे पहले मैं बहुत बिजनेस भी करता था, तो बहुत छोटा छोटा खर्चा करता था. तो वी टुक अ प्लेस, वेरी स्मॉल प्लेस, शैबी प्लेस. वहाँ पे आप चार्ज भी अदा नहीं कर सकते. बट माई रूल नंबर 1 वॉज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, बिकॉज आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉरेन बफेट. मुझे लगता था कि बिजनेस में पैसा डालूंगा डूब जाएगा, उससे बढ़िया है कि मैं इन्वेस्ट ही करते रहूँ. सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक दैट रिस्क. बट माई सन एक्चुअली pushed me to take that risk. और फिर हम IIC में गए. The place was better. We could charge higher. And then we never looked back. This is really inspiring, and I love how clearly आपकी family का एक बहुत बड़ा role रहा है in supporting you through that phase when you were figuring things out. And आपने कहा that you were born in सूरत, तो वहाँ पे एक environment था जहाँ पे पैसे के बारे में conversations होती थी. तो क्या कोई ऐसे lessons थे about money that you were taught early on in life that you still believe really shaped your mindset about your finances? So I think जो भी मैंने environment से, अपने आसपास लोगों से मनी के रूल सीखे थे, मुझे उन्होंने कभी हेल्प नहीं किया. मुझे नहीं लगता. तो मैंने जब बचपन में आप पढ़ते हैं कि यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू लिव विद, तो मैं अपने आजू बाजू 5 लोग देखता था, तो मुझे लगता था भाई ये तो मैं नहीं बनना चाहता, इनका एवरेज में नहीं बनना चाहता. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन आई वाज सराउंडेड विद. बट आई डिसाइडेड टू सराउंड माई सेल्फ विद वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर, एंड आई थिंक that is what helped me a lot. तो मेरे सारे लाइफ के lessons from investing, from spending to choosing a partner, everything comes from the Warren Buffett letters to shareholders. तो I think मैंने सब कुछ वॉरेन बफेट से सीखा है कि खर्चा कैसे कम करते हैं, लाइफ में खुश रहने के लिए क्या ज़रूरी है, राइट स्पाउस क्या होता है, एवरीथिंग. आई थिंक सो ऑल मनी हैबिट्स कम फ्रॉम चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफेट. Wow. And since we are talking about them, क्या हम, I think आपने उनकी सारी ही बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपकी फेवरेट रिसोर्सेज क्या रहे हैं while you were learning about investing? So Warren Buffett does not write books. He writes letters to shareholders. Or I think every letter to shareholder. But I think मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं तो 1993 लेटर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और 1993 लेटर में पहला उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था. मतलब मैंने थोड़ा लेट पढ़ा था, बट 1993 का लेटर था कि बाय पीरियडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड, अ नो नथिंग इन्वेस्टर विल बी एबल टू बीट मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स. तो मुझे तभी भी इतना क्लियर तो नहीं था, बट मुझे समझ पड़ना स्टार्ट हुआ था. देन इन हिज वन ऑफ हिज लेटर्स टू शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, उन्होंने जॉन बॉगल की किताब लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के बारे में उन्होंने बात करी कि ये आपको पढ़नी चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज वेयर things started to make sense. Though my investment style would be part John Bogle, which is investing in the index, and it would be part Warren Buffett, which is trying to find great companies. Yeah, but it started with index, क्योंकि जब आपको investing के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो I think that is the safest bet and the easiest bet to definitely become rich. Understood. So हम इस बारे में तो काफ़ी in the second half of the conversation we'll talk about this. But पहले आपके बारे में थोड़ा और बात करते हैं. Like I said, this is the net worth show. तो net worth के बारे में बात करते हैं. Can you tell us your net worth today? So basically, I have been asked this question many times, and I have a wonderful answer for this. मैंने बहुत इन्वेस्टर्स को ये बोलते हुए सुना है, और मुझे ये आंसर बहुत अच्छा लगता है. और इट सेज अ लॉट, क्योंकि वो आंसर में बहुत कुछ है सीखने के लिए. बट आई वुड ऑलवेज से फार लेस देन व्हाट पीपल थिंक एंड फार मोर देन व्हाट आई नीड. आई एम डेफिनेटली फार मोर देन व्हाट आई नीड. नाउ व्हाट आई नीड, अगर उसको मैं नंबर्स में बोलूँ तो कंसिडरिंग आई लिव इन गुड़गांव, बिकॉज पीपल वुड बी listening from other parts of the country, they might not be able to relate to the expenses that happen in Gurgaon. So considering I live in Gurgaon, and my wife likes to travel a lot, though being a Warren Buffett follower, मैंने तो उसको यही बोला था कि वास्को डिगामा के ट्रैवल में जितना खर्चा हुआ है, अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया होता है S&P 500 इंडेक्स में, तो you would have made a lot of money. But my wife has sacrificed n number of things for me. तो मुझे लगा कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ. तो वी ट्रैवल अ लॉट. तो मेरा ट्रैवल में एक बड़ा चंक खर्चा होता है. माई सन गोज टू IB स्कूल. अगेन
I was discussing that my father has spent a lot of money on my education, even though he didn't have a lot of money at that time. और मुझे लगता है कि वो मुझे इतना पार्ट तो पूरा कर देना चाहिए, because I consider my father's wisdom to be supreme. तो अगर वो खर्चा करने के लिए बोल रहे हैं मेरे को एजुकेशन पे, तो I think I might be doing something right. So he goes to an IB school where the fees would be about 80,000-90,000 rupees for a month. So and that is true with all of the IB schools in Gurgaon, not that specifically वो स्कूल महंगा है. But मेरा खर्चा सब कुछ मिला के किसी भी हालत में I don't think we would be crossing 50 lakhs a year, कोई भी हालत में. और that is also because I live in the same house that I lived 12 years ago. मैं 12 साल से सेम घर में रहता हूँ. जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, my house keeps me warm in winters and cool in summers, and that is what house is for. So I live in the same house. तो मेरा खर्चा 50 लाख से अगर ऊपर नहीं होता, और अगर आप फायर के नंबर में बिलीव करते हैं कि भाई अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली में 4% ऑफ योर नेटवर्थ इज टेकिंग केयर ऑफ योर ईयरली एक्सपेंस, सो 50 लाख के लिए आपको 12.5 करोड़ चाहिए होंगे. नाउ इट वुड बी वेरी इजी टू अज्यूम दैट वी वुड हैव मोर देन दैट, बिकॉज I have been training people for the last 15 years, at least 10 years, very, very passionately and in a big way. Only from, even if I leave investing aside, only from training we would have made somewhere around that or more than that. So question ये है कि am I rich? So I would say I'm very rich. And I would say I'm rich in number of ways. One is in terms of money. I would consider, yes, जो मुझे चाहिए मेरे मुझे, I don't think I have to worry about money as such कि क्या करना है क्या नहीं. I spend a lot of time on myself. 5 days a week मैं कुछ भी नहीं करता हूँ. One day, last 5 years से one day मैं Saturday फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा था. 5 days अपने ऊपर. I was trying to learn guitar. I was trying to go to the gym, जो मैंने कभी नहीं किया. I was trying to learn singing. I was trying to play table tennis with my son, chess with my son, cubing with my son. Whatever my son did, I was involved in it. तो money wise मुझे ऐसा नहीं है. दूसरा मुझे लगता है time wise I am very rich. तो आई थिंक बफेट की जब आप पढ़ेंगे वॉरेन बफेट के बारे में, तो वॉरेन बफेट सर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उनकी आप मीटिंग्स का स्केड्यूल निकालेंगे तो उनकी जो बुक है वो खाली होती है. तो वो ही सेज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई मीन यू ओनली मनी कांट बाय 2 things, लव एंड टाइम. तो अगर आप ये 2 चीज़ें हैं तो, और आपके पास मनी है, तो तीनों चीज़ें आपके पास लाइफ में है. एंड आई थिंक इन ऑल 3 ways आई एम pretty lucky, pretty blessed. Amazing. And you know, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के जो एक आइडल हैं वो वॉरेन बफेट होता है, बट आई थिंक यू माइट बी द बिगेस्ट फैन आई हैव मेट टिल नाउ, बिकॉज इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ आई कैन सी कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है उनका. Absolutely. No, there is hardly any doubt in it. तो एसेट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं. हाउ मच मनी हैव यू इन्वेस्टेड वेयर? मेरे को ये मेरे कॉलेज में प्रोफेसर के साथ भी मेरा काफ़ी इस पे डिस्कशन होता था. एंड मैं उनको ये बार बार बोलता था, there is only one asset for growth. And the one asset for growth is equity. It hedges you against everything. तो मैं 100% equity वाला person हूँ. But I would definitely have money in debt. Debt मतलब rule number 1 is anything that you require in next 5 years should never be in the stock markets. Now I have been lucky कि मेरे को जो रेगुलर इनकम चाहिए वो मुझे कभी इन्वेस्टिंग से आती नहीं है. तो मेरे फैमिली में मोर और लेस इट वॉज वेरी क्लियर दैट वॉट एवर इज बीइंग इन्वेस्टेड विल नेवर बी यूज्ड इन लाइफ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वी वर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ द रेगुलर इनकम्स एंड ऑल. एंड माई वाइफ इज एन MBA फ्रॉम सिम्बायोसिस, तो शी वॉज ऑल्सो इन अ गुड जॉब. तो ऐसा तो नहीं था कि हमको पैसा चाहिए था. तो मेरे केस में इक्विटी बहुत बड़ा चंक रहा है हमेशा. एंड एज फार एज डेट पार्ट इज कंसर्न, उस डेट में अगर हमें लगता है मार्केट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, द डेट पार्ट कैन गो हायर. बट उस डेट में मैंने कभी गोल्ड नहीं किया. आजकल इस टाइम पे बोलना मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुन के कि गोल्ड में कभी नहीं किया, कि शायद इसको इन्वेस्टिंग आती नहीं है. बट आई थिंक पीपल शुड रीड मोर ऑफ वॉरेन बफेट टू अंडरस्टैंड ऑन गोल्ड. आई थिंक लोग चेरी पिकिंग ऑफ डेटा बहुत करते हैं, जहाँ पे अच्छा कर रहा होता है उस पीरियड को देख लेते हैं. मेरे प्रोफेसर मुझे बार बार बोलते थे कि डाइवर्सिफाई, यू शुड डाइवर्सिफाई. तो मेरा एक ही जवाब था उस पर, डाइवर्सिफाई 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 एंड ओनली फूल्स डाइवर्सिफाई. जिनको कुछ पता नहीं होता है कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा या वो बढ़ेगा, वो हर चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं. आप वॉरेन बफेट की काफ़ी स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. वी डिग्ड अराउंड एंड आपकी काफ़ी स्टेटमेंट्स आपने भी करी, एंड I wanted you to basically break them down and tell us what you meant. आपने कहा था that the skill and knowledge required to make money in the market is nearly zero.
बट मुझे लगता है कि काफ़ी इंडियंस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक मनी. सो हाउ डू वी प्रैक्टिस दिस वेरी नॉनचलांट अप्रोच? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडियन स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं. इंडियंस या अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट इंडिया स्पेसिफिक, हर जगह यही चल रहा है. इंडिया में एक कैटेगरी और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है. तो मल्टीपल रीजंस व्हाई इंडियंस आर नॉट एबल टू डू और क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ. पहला रीजन तो ये है कि 60-70% पीपल डू नॉट गेट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. अब मेरे जैसे पर्सन को जिसको क्वालिटी एजुकेशन मिली है, वो अगर ये बोले कि मैंने अपने मेहनत पे कुछ किया है, इट विल बी अ शेम. आई मीन आई वुड से कि 70% लोग मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको बस एक्सेस नहीं मिला है. और अगर एक्सेस नहीं मिला है और आपकी क्रिटिकल रीजनिंग ही बहुत वीक रही है, बेसिक मैथ्स ही वीक रहा है, तो आपको कोई कितना भी समझा ले, आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो सकता है. एंड दैट इज द 60-70% पार्ट ऑफ इंडिया. मोस्ट प्रोबेबली आई एम, मे बी इट इज लार्जर देन दैट, बट फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है. आई कुड बी रॉन्ग. जो अगला 30% जो है भी, जिसको थोड़ी एजुकेशन है और समझ सकता है, उसका प्रॉब्लम यह है कि या तो वो सोशल मीडिया के प्रेशर में है कि भाई मेरे को खर्च करना है. बिकॉज व्हेन आई मेड अ करोड़ व्हेन आई वाज यंग, आई कुड हैव डिस्ट्रॉयड दैट इन 1 minute. मुझे बस एक बड़ी कार खरीदनी थी और एक बड़ा घर खरीदना था, एंड दैट्स इट. आई मीन खत्म हो जाती है वहां पे बात. तो एक जो है जिनके पास एजुकेशन नहीं है, एक जिनके पास एजुकेशन है लेकिन वो प्रेशर में है कि खर्च करना है तो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, एक जो सेव कर भी रहे हैं तो वो इतने घबराए हुए हैं कि सेव कर रहे हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे राइट जगह पे, रिस्क नहीं उठा पा रहे. एक जो उठा रहे हैं रिस्क, वो चले जाते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, कमोडिटी में, करेंसी में, जो जबकि वॉरेन बफेट एक लाइन में समझा देते हैं दैट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. अनफॉर्चुनेटली किसी के पास या तो एक्सेस नहीं है पढ़ने का, कि वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, या लोग पढ़ना नहीं चाहते या लोग सुनना नहीं चाहते. आई डोंट नो क्यों नहीं पढ़ रहे, वो तो साफ बता ही रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो अगर आप इतनी कैटेगरीज देखेंगे, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, किसी के पास प्रेशर है खर्च करने का तो सेविंग के लिए अमाउंट नहीं है, किसी का सेविंग है तो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, जो इन्वेस्ट कर पा रहा है वो, तो उसमें से बचते ही बहुत कम लोग हैं जो ये सब चीज़ों से निकल के राइट तरीके से इन्वेस्ट कर सके. दूसरा आपने जो बोला द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड इज जीरो, जो मैं बार बार बोलता हूँ, इट इज वेरी वेरी ट्रू. मैं एकदम अभी भी बोल रहा हूँ. 1979 सेंसेक्स स्टार्टेड एट अ बेस लेवल ऑफ 100. टुडे इट इज ट्रेडिंग एट 81-82,000. It has gone up by 820 times in last 46 years. If anybody wanted to make 820 times return in last 46 years, all you had to do was ₹1, ₹10, ₹100 जो भी था, आप सेंसेक्स निफ्टी की बास्केट में डालते और आज तक होल्ड कर रहे होते. सेंसेक्स निफ्टी की बास्केट तब नहीं थी तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स लेके बास्केट बनानी पड़ती है, बट आज तो बास्केट आपको इंडेक्स फंड के थ्रू मिल ही जाती है. तो इफ यू हैव बॉट दैट, द मनी हैज गॉन अप बाय 820 टाइम्स. वो 820 टाइम्स के चेरी ऑन टॉप इज पे जो टैक्स पे करना था वाज नियरली जीरो, क्योंकि 2018-19 तक जो आपका गेन है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वाज जीरो. उसके बाद आप भर भी रहे हैं तो 12.5% भर रहे हैं, विच इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट. 800 में से 20 में से निकाल देंगे तो 720 रह जाएगा. उसके अलावा आपको डिविडेंड इनकम साल की साल अलग मिल रही है. डिविडेंड इनकम में भी 18-19 पे कुछ नहीं है. तो 100 से जब मार्केट 82,000 हो जाती है तो 820 टाइम्स आपका जन्म सिद्ध अधिकार था, या आपका बर्थ राइट था बीइंग एन इंडियन. मैं तो कई बार लोगों को ये बोलता हूं, आई डोंट नो पीपल विल अंडरस्टैंड दिस और नॉट, कि ऐसी मार्केट में जो 100 से 82,000 हो गई है 46 ईयर्स में, ऐसी मार्केट में पैसा खत्म करने के लिए, पैसा ना कमाने के लिए, पैसा बर्बाद करने के लिए बहुत दिमाग लगता है. फिर से वापस जाते हैं आपके एसेट एलोकेशन में ही. आपके पास अभी कितने फंड्स आर यू होल्डिंग? एंड बिकॉज लाइक यू सेड कि अगर आपके पास निफ्टी या सेंसेक्स का है इंडेक्स फंड, यू आर गुड टू गो. सो इज दैट द अप्रोच दैट यू प्रैक्टिस विद योर ओन पोर्टफोलियो? जो हम जब लोगों को ट्रेन करते हैं उसमें मैं बताता भी हूँ, और मोर और लेस इंडिकेटिव हम बात करते हैं. तो मेरे केस में इस टाइम पे हम 70 इक्विटी 30 डेट होंगे. मेरे डेट में कोई बिटकॉइन नहीं होगा. आई डोंट नो ये कौन यंगस्टर्स कौन कैसे बताते हैं. देखिए, एक होता है परसेप्शन वैल्यू, एक होता है यूसेज वैल्यू और रियल वैल्यू. तो रियल वैल्यू को निकाला जा सकता है. रियल वैल्यू को कैसे निकालना है वो हम आगे सेशंस में बात कर सकते हैं कि हम कैसे सोचते हैं. तो मेरे 30% डेट में सिर्फ डेट है, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है. एंड आज अगर आप मेरे को पूछो तो मेरे को दुखी है. मतलब अगर मैंने 3 साल पहले डेट में रख लिया होता, बट आई डोंट रिग्रेट ऑन थिंग्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. कई चीजें मार्केट में, लाइफ में बहुत चीजें गलत डिसीजन लेने पे भी पैसा बन जाता है, सही डिसीजन लेने पे भी नहीं बनता है. दैट डज नॉट मीन कि मैं लाइफ में गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर दूंगा. ऑल आई हैव टू डू इज स्टिक विद द बेसिक्स, जो वॉरेन बफेट बार बार आपको समझाएंगे. तो 30% डेट, 70% इक्विटी. इन 70% इक्विटी आई कैन अश्योर यू इट इज मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप. लार्ज कैप में या तो वो निफ्टी हो सकता है, या वो बैंकिंग हो सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स. It could be if you are not worried about how AI will
affect the IT services. So I think large IT companies could be relatively cheap. But you would have to go through the pain in the next 1.5-2 years if America slows down. तो हो सकता है कि IT services might not do well, but I think valuation wise they are cheap, and if they get cheaper and we are not worried कि AI क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. I have the view that they will be able to use AI and will be able to do better, but I could be wrong. तो मेरे केस में 70% में it is Nifty, it is large cap bank, it could be IT services, and more or less other here and there 1 or 2 commodity companies again from the large cap. I think mid cap and small cap में इस टाइम पे अगर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है. मतलब वैल्यूएशन वाइज अगर अभी भी कोई स्मॉल कैप मिड कैप खरीद रहा है तो आई वुड ईदर से दैट दे आर जीनियस कि उनको मिल रहा है, और दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग. क्योंकि इस टाइम पे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ सस्ता मिल जाए, आई वुड बी वेरी सरप्राइज. देयर कैन बी फ्यू पॉकेट्स हियर एंड देयर, कुछ हो सकते हैं पॉकेट, बहुत छोटे पॉकेट्स हैं, बट द फंड मैनेजर्स आर बाइंग इट बिकॉज पीपल आर वांट टू बाय स्मॉल कैप एंड मिड कैप. सो अगर वहां पे इनफ्लो आ रहा है तो दे विल हैव टू बाय इट. तो 70-30 is all debt, no gold, no Bitcoin, nothing, as simple as that. वैल्यूएशन आप बार बार वो पॉइंट रेज कर रहे हो, तो आई थिंक अब इसी के लिए एक गाइडलाइन बना लेते हैं. आप कैसे डिसाइड करते हो whether the valuation of a company is justified or not? देखिए, कभी भी आप किसी कंपनी को वैल्यू करते हैं तो इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स. मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है जितना लोग उसको करते हैं. एंड आई थिंक मैं सारे यंगस्टर्स को बोलूंगा कि आपको ना मुझे सुनना चाहिए ना मेरे से सीखना चाहिए. Now, I am not a very religious person, but I understand we are in a country जहाँ पे लोग religious हैं. तो मैं उसमें ये बोलना चाहूँगा कि जब भगवान खुद ही आपको बता रहे हैं तो आप बीच में मीडिएटर को क्यों डाल रहे हैं? और वो भगवान वॉरेन बफेट हैं, वो आपको साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे करना है. तो जब भी आप कोई ग्रेट कंपनी खरीदते हैं, इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट थिंग इज, what do you think what will be the future of this business in next 10-20 years? मतलब अगर आपको लगता है ये बिजनेस ही चेंज हो जाएगा 10-20 ईयर्स में तो छोड़ दीजिए, कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में काम करिए, तो वो बार बार समझाते हैं, बेसबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं, बट हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भाई अगर कोई आप पे बॉल फेंक रहा है और पीछे विकेट नहीं है, जैसे बेसबॉल में विकेट नहीं है तो 3 बार बॉल फेंकी जाती है, तो पहली बॉल आई थोड़ी दूर है तो उसको हिट मत करिए, क्योंकि अगर हिट करेंगे तो होम रन नहीं मार पाएंगे, ग्राउंड से बाहर हिट नहीं कर पाएंगे. तो दूसरी बॉल का वेट करिए, तीसरी बॉल का वेट करिए. बेसबॉल में क्या प्रॉब्लम है कि तीसरी बॉल में अगर आपने नहीं हिट किया तो आउट हो जाते हैं, बट इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है. लोग आपके ऊपर अलग अलग स्टॉक्स फेंक रहे हैं. कोई आप पे, अगेन विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द कंपनीज, कोई आप पे XYZ कमोडिटी कंपनी फेंक रहा है, कोई न्यू एज टेक कंपनी फेंक रहा है, कोई बोल रहा है हम ये डिलीवरी करते हैं वो करते हैं. आप पे बहुत सारी फेंक रहा है. आपको वहीं बैट घुमाना है जहां आपको समझ पड़ता है. तो पहली चीज जो समझ पड़ता है, समझ कैसे पड़ेगा, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ये इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी. जैसे वॉरेन बफेट को लेट 1990s की बात है, जब बिल गेट्स इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ वॉरेन बफेट, और उन्होंने पूछा कि भाई तुम टेक में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बिकॉज टेक तो दुनिया बदल देगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. तो वॉरेन बफेट ने बोला अच्छा दुनिया बदल जाएगी तो विल इट चेंज द वे पीपल ईट च्युइंगम्स? तो उन्होंने बोला नहीं, च्युइंगम तो चेंज नहीं करेंगे. तो बोला यू टेक द टेक्नोलॉजी, आई टेक द च्युइंगम्स. तो पहले तो आपको समझ पड़ना चाहिए कि कौन से बिजनेसेस चेंज नहीं होने वाले. तो अगर आपको लगता है खासतौर पे FMCG कंपनीज चेंज नहीं होती, तो पहले तो आपको पता लग गया ये चेंज नहीं होंगी. अब आपको आना पड़ेगा वैल्यूएशन पे. एक बड़ा प्रॉब्लम है, कई लोगों को ऐसा लगने लग गया, वॉरेन बफेट ने जब FMCG कंपनीज की बात करी तो लोगों ने बोला कोई भी प्राइस पे FMCG मिल रहा हो तो खरीद लो. मतलब वैल्यूएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो वॉरेन बफेट बोल रहे हैं वो आपने नहीं सीखा. तो अब आपको पता लग गया कि कुछ कंपनीज हैं जो स्टेडी रहेंगी, इनकी इनकम आते रहेगी, इनको कोई AI भी चेंज नहीं करेगा. लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा उनके लिए पे कितना करना है. तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे आप मेरी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अगर एक इंसान की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? से आई एम 40, आई एम 44, तो मेरा नेक्स्ट मान लेते हैं 16 ईयर्स है मेरे पास वर्किंग लाइफ में, या 24 ईयर्स है अगर मैं 70 तक करता हूं, तो मैं हर साल कितना पैसा कमाऊंगा, वो फ्यूचर मेरे कैश फ्लोज हैं. वो फ्यूचर कैश फ्लोज जब तक मैं काम करूंगा मेरे लाइफ टाइम तक, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज. तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? जैसे समझिए मैं आपको 100 रुपए देने वाला हूं 1 साल बाद, लेकिन आज तो आप उसके लिए मेरे को 100 रुपए नहीं देंगे, उनको आप डिस्काउंट करेंगे से रिस्क फ्री रेट पे 7% पे. तो ये फ्यूचर में जितने भी नेक्स्ट 20-24 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 50 ईयर्स कंपनी के जो भी हैं, उसमें वैल्यू आने वाली है पैसा, उन सब की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं. प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपनी की वैल्यू आ जाती है. अब आपको पता लग गया इस कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए मैं 100 रुपए देने को तैयार हूं. अब आपका आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, जो बेंजामिन ग्राहम 1920s में 1930s में समझा रहे हैं कि भाई
कोई भी चीज अगर 100 रुपए की है तो लेनी 100 में नहीं है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ एन आर्ट रादर देन साइंस. तो यू हैव टू बाय $1 फॉर 50 सेंट्स. तो पहले एक कंपनी ढूंढिए जिसके कैश फ्लो चेंज नहीं हो सकते. कई लोग मुझे बोलेंगे मुझे कंपनी मिल ही नहीं रही है, 3 ही कंपनी मिल रही है. तो हम तो बोलते हैं एक ही चाहिए, 3 चाहिए भी क्यों आपको. मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स ने कितनी कंपनी से अपनी वेल्थ क्रिएट करी, एक ही कंपनी से क्रिएट करी. तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 3 चाहिए, 10 चाहिए. तो पहले तो आपको रडार में ढूंढना पड़ेगा ये चेंज नहीं होने वाली, उनके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे, और वो ऐसी कंपनी हो सकती है जो ज्यादा चेंज नहीं होगी. वरना ऐसी कंपनी होगी न्यू एज टेक्नोलॉजी जिसके प्रॉफिट कभी भी बढ़ सकते हैं और गिर सकते हैं. दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. तो वॉरेन बफेट फॉलोअर्स ऐसी कंपनी नहीं ढूंढते जो बड़ी बनने वाली हैं. हम ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो ऑलरेडी ग्रेट बन चुकी हैं. और वो ग्रेट कंपनी आज गलती से सस्ती मिल रही है. और वो ग्रेट कंपनी अगर सस्ती मिल रही है, $1 फॉर 50 सेंट्स मिल रहा है, तो विल बाय. जिसके लिए आपको बेसिक DCF सीखना चाहिए. और वो DCF वैसा नहीं सीखना चाहिए जो B स्कूल में सिखाते हैं. I've been to B schools, but B schools would not like it. But I think it is useless. इतना complicated calculation DCF करने का कोई खास मतलब नहीं है. आप एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ले सकते हैं परपेचुइटी का, कि भाई फ्यूचर में अगर कोई मुझे हर साल 100 रुपए देगा फॉर एवर, उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में कितनी होनी चाहिए. ये आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे 2 मिनट में आपको मिल जाएगी. और आजकल AI के जमाने में द जीनियस इज नॉट इन कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू, द जीनियस इज इन अंडरस्टैंडिंग कि किस कंपनी की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, क्योंकि इसका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज नहीं होगा. तो दैट इज द ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अगर आप एक ग्रेट कंपनी ढूंढ लेते हैं, और आपको 3-4 कंपनीज ही ढूंढनी है, एंड दैट इज हाउ यू वैल्यू. आई थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग उसको बताने की कोशिश करते हैं. एंड द रीजन वाई पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड इज people like me would always want that you come to me to learn how to invest. वरना तो इसमें कोई बहुत बेसिक मैथ्स चाहिए होता है. आई थिंक 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स चाहिए इसके लिए टू वैल्यू एनीथिंग. फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट आप बेसिकली कंपनीज की जो फंडामेंटल नंबर्स है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल निटी-ग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट लुक एट द ओवरऑल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एंड उसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो इसको समझने के लिए वेयर डू यू स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन? इंटरनेट पे भी डू यू लुक एट द कंपनी के जो भी बैलेंस शीट्स है, कैश फ्लोज हैं, और आर देयर अदर टूल्स दैट यू यूज? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपको एक ग्रेट कंपनी अगर ढूंढनी है तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं. जैसे जब मैं बहुत यंग था तो मेरा तरीका अलग था, आज मेरा तरीका अलग है. तो मैं सारे तरीकों के बारे में बात कर लेता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ. पहला तरीका, जब मैं बहुत यंग था और मुझे ज़्यादा, हमारे टाइम पे ये सब नहीं होते थे कि भाई एक टाइम पे AI यूज़ करके आपने सब कुछ एक साथ निकाल लिया कि कौन सी कंपनी का फ्री कैश फ्लो क्या है और क्या नहीं है. तो वो तो नहीं होता था. तो हम ज़्यादातर ढूंढते थे कस्टमर लॉयल्टी. तो मैं ऐसे देखता था कि अगर मैं कहीं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, जो भी बंदा घर पे आपके शॉपिंग करता है, आप उसके साथ शॉपिंग पे जाइए और कोई कुछ उठाता है तो उसको ऑल्टरनेटिव दे दीजिए उसका, और फिर देखिए कि वो लेता है कि नहीं लेता. तो दैट इज अ वेरी गुड साइन. मतलब कस्टमर इज एक्सट्रीमली लॉयल. मतलब समझिए आप कोई चाय का ब्रांड है और आप उठाते हैं, और मैंने आपको बोला आज ये वाली मत लीजिए, आप तो 50 रुपए वाली ले रहे हैं, 40 वाली मिल रही है दूसरी वाली. तो अगर आप बोले यार मेरे को देखनी नहीं है, मैं यही वाली लूंगा, तो मुझे क्लियर हो जाता है कि लॉयल्टी इज वेरी हाई. ये 50 वाला 51 भी कर देगा तो भी कुछ जा नहीं रहा आपका. तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कस्टमर लॉयल्टी कहाँ है. और लॉयल्टी ढूंढने के लिए एक तरीका है कि कस्टमर, जो भी उसका कस्टमर है, उससे मत पूछिए जो उसका कस्टमर नहीं है. जैसे समझिए अगर कोई डाबर आंवला केश तेल इस्तेमाल ही नहीं करता, उसको अगर आप पूछ रहे हैं कि डाबर आंवला केश तेल नहीं मिलेगा तो पक्का ही होगा, उसको कुछ समझ नहीं पड़ेगा. जो उसका कस्टमर है उससे पूछिए कि भाई तुम शिफ्ट होगे कि नहीं होगे. तो एक शिफ्ट करने के उस पे हो सकता है, और उसमें आप बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं. कोई कोका कोला पीता है तो उससे पूछ सकते हैं कि वो दूसरा ब्रांड लेना चाहता है कि नहीं. हर चीज में कर सकते हैं. दूसरा तरीका आजकल रिलेटिवली इजी हो गया है. आपके पास स्क्रीनर जैसी चीजें हैं. लुक फॉर कंपनीज दैट जनरेट कैश. अब जब मैं बोलता हूं लुक फॉर कंपनीज दैट जनरेट कैश, कैश इज नॉट प्रॉफिट. तो इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को अकाउंटिंग सीखनी चाहिए थोड़ी, बिकॉज अकाउंटिंग इज, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. तो अगर आप अकाउंटिंग नहीं समझते तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. बट इतनी अकाउंटिंग नहीं समझनी होती कि आपको कोई CA बनना है उसके लिए. जैसे आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ CFA, बट आई डोंट थिंक CFA जितना भी चाहिए होता है. मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा चाहिए होता है. मे बी इट इज इनग्रेन्ड इन माई प्रैक्टिस, कि मुझे नहीं लग रहा, शायद चाहिए भी हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है. बट आपको ढूंढना है कि कौन सी कंपनी कैश जनरेट करती है, एंड दैट स्टेटमेंट इज, दैट नेम इज फ्री कैश फ्लो. जब तक आप फ्री कैश फ्लो पे कंपनी को वैल्यू नहीं करते तब तक आप कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकते. तो पहले आपको ढूंढनी है कौन सी ऐसी कंपनी है जो लास्ट 10 ईयर से फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है. फ्री कैश फ्लो हिलता नहीं है, स्टेडी रहता है,
प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, बिजनेस ऊपर नीचे होता है, लेकिन फ्री कैश फ्लो स्टेडी है। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिलती है, फिर उनके फ्री कैश फ्लो को आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और मार्केट वैल्यू से चेक करते हैं। तो आई थिंक इट इज मोस्टली फ्री कैश फ्लो, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर। आई थिंक देखिए, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, समटाइम्स वी ट्राई टू मेक इन्वेस्टिंग वेरी सिंपल बाय सेइंग वन सेंटेंस। जैसे मैंने बोल दिया फ्री कैश फ्लो देखना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आज तो फ्री कैश फ्लो है, लेकिन ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं। मतलब कल वो प्रॉफिट देख के कोई दूसरे बंदे ने उस बिजनेस में घुस गया, जैसे एशियन पेंट्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और कोई दूसरा घुस गया, तो उसको वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। और मैं तो बार बार लोगों को बोलता हूँ, ये सब कुछ नहीं समझ पड़ रहा तो निफ्टी ले लीजिए, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस में ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, वो अपना डेट ठीक से मैनेज करता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेडीली ऊपर रहते हैं कि नहीं, तो और फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी है कि नहीं। अगर ये बेसिक पैरामीटर्स पे आप कर लेते हैं और एक ऐसी कंपनी ढूंढ लेते हैं जो ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ है, और वो आपको ज्यादा पता लगेगा। देखिए, आप जिस चीज के यूजर होते हैं उसका कस्टमर सबसे अच्छे आप ही हैं। आप ही बता सकते हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या है कि मैं यही लेने वाला हूं। अगर कोई एप्पल का फोन ले रहा है और बोल रहा है मेरे को यही चाहिए, आई एम नॉट अ एप्पल फैन एट ऑल, बीइंग बफेट फॉलोअर, इवन दो ही हैज इन्वेस्टेड इन एप्पल, बट I would not be spending my money on anything like that. At least till 6 years, जब तक मेरा son छोटा है। तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, my son would have a shock of his life when he goes to college, because I might want to change my lifestyle once he goes to college. But till he's there, I don't think I would be spending money on most of the things. But अगर आप एप्पल जैसी चीज को यूज करते हैं और आपको समझ पड़ रहा है कि मैं तो ये लूंगा ही लूंगा, अगले साल भी यही लूंगा, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि इसमें जो है वो कोई ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो कस्टमर ही बताता है, और आप ही अगर कस्टमर हैं तो ग्रेट। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड वेदर और नॉट किसी कंपनी का एक, लाइक यू सेड, ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है ओवर इट्स कंपेटिटर्स। एंड दिस इज सच अ सिंपल एक्टिविटी। इसके लिए आई डोंट थिंक सो आई इवन नीड द इंटरनेट, आई कैन जस्ट टॉक to my circle. It's a great way to start your field work. But to add here, a caution here, कि ये करने के बाद वैल्यूएशन तो आपको समझनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ग्रेट कंपनी ढूंढ ली और आपने बोला बस ये अच्छी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एशियन पेंट्स है 120 की पी रेशियो पे है तो 120 पे भी खरीद रहे हैं, वो नहीं हो सकता। फिर उसका हमें पार्ट 1 ऑफ द आंसर को रेफर करना पड़ेगा टू फिगर आउट द वैल्यूएशन। अंडरस्टूड। तो मनी मैनेजमेंट क्लियरली हमने बात करी, थोड़ा सा अभी भी इंडियंस के लिए एक प्रॉब्लम एरिया है। तो आपसे समझते हैं कि आप कैसे बैलेंस करते हो बिटवीन सेविंग्स, योर एक्सपेंडिचर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड एक एग्जांपल से करते हैं। तो लेट्स से कि मेरी सैलरी है 50,000 पर मंथ, तो अब मैं अपने पैसे को इन तीनों चीज़ों के बीच में कैसे स्प्लिट करूं? इफ यू आर नॉट सेविंग 20% ऑफ योर सैलरी एंड इन्वेस्टिंग, मतलब 20% सेव करके इन्वेस्टिंग, दैट टू इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, मतलब इंडेक्स फंड, क्योंकि अगर इक्विटी गलत ना हो जाए, इफ यू आर नॉट सेविंग 20% इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, you are doing a serious damage to your financial future. तो 20% तो बेयर मिनिमम है कि आपको करना ही पड़ेगा, वो भी तब जब आप प्योर इक्विटी में कर रहे हैं। अगर आप प्योर इक्विटी नहीं कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर तो आपको उसका परसेंटेज और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक आप पहुंचेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्वेस्टिंग चालू करने से पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि आप जो प्लान बना रहे हैं वो डिरेल कैसे हो सकते हैं। क्या आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है कि भाई मैं जितना भी सेव कर रहा हूँ एक ही बार में ना चले जाए, तो आपने टिक कर दिया कि भाई ये तो मैंने ले लिया। क्या मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है कि अगर वो भी चाहिए तो, क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ ज्यादा है तो मे बी योर फैमिली इज ऑलरेडी इंश्योर्ड। क्या आपके पास अगर आपको कुछ हो जाए तो इनफ लाइफ इंश्योरेंस है, वो आपने ले लिया। क्या मेरे पास 5-6 महीने का मिनिमम इमरजेंसी कॉर्पस है, 2 लोग काम करते हैं तो 6 महीने एक ही बंदा काम करता है घर में, तो शायद तो कम से भी कर सकते हैं, या XYZ, या थोड़े ज़्यादा से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पता लग गया कि इमरजेंसी कॉर्पस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एंड देन वॉट एवर इज लेफ्ट, इफ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड for the next 5, 6, 7, 8 years and you can tolerate volatility, तो 100% इक्विटी में ही जाना चाहिए। I don't find any reason कि आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, लोग बोलते हैं लेकिन इन्फ्लेशन को कौन बीट करेगा, रिसेशन आ गया तो कौन बीट करेगा। आपको यह समझना है कि एक ग्रेट कंपनी जो होती है, दैट इज द बिगेस्ट हेज अगेंस्ट एनी रिसेशन, इट इज द बिगेस्ट हेज अगेंस्ट एनी इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर कोई भी रिसेशन आता है तो मेन पावर आती है प्राइसिंग पावर की। जैसे अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उस टाइम रिसेशन आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, लोग आपको कम पैसे देने वाले हैं उस टाइम पे?
कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके पास प्राइसिंग पावर है, प्राइस और ऊपर कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं। तो जो ग्रेट कंपनीज होती हैं जिनके पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, वो बेसिकली उस एडवांटेज के साथ आती हैं। तो दे वुड बी एबल टू डील विद रिसेशन, दे वुड बी एबल टू डील विद इन्फ्लेशन, दे वुड बी एबल टू डील विद एवरीथिंग। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो निफ्टी 50 लीजिए, क्योंकि उसके अंदर अपने आप ग्रेट कंपनीज आ जाएंगी। जो खराब होगी वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यंग एज में जितनी सेविंग कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, इफ मनी मेकिंग इज अ गोल। एंड देन वंस यू अचीव, उसके बाद आपको देखना है, अगर इफ मनी मेकिंग इज नॉट अ गोल, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 20%, इफ मनी मेकिंग इज अ गोल तो जितना ज्यादा करें उतना अच्छा। आई थिंक घुमा फिरा के बात हमेशा निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स फंड पे ही आ जाती है। तो दिस वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो आपका फिर सेक्टोरल ट्रेंड्स के ऊपर क्या ओपिनियन है? शुड पीपल रन बिहाइंड सेक्टर्स? No, I have a very clear view on sectors, on stocks, and I personally would do that everything of that kind. But मुझे लगता है 99% लोगों के लिए वो ठीक नहीं है। देखिए 99% लोगों के लिए हम उनको सेक्टर और स्टॉक और उसमें जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वेरी सॉरी टू द सोशल मीडिया फैटर्निटी की जो ये कर रहे हैं कि ये सब। देखिए क्या है कि अगर आप इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं घुसेंगे तो आप मेरे पास कैसे आएंगे? आप मेरे पास कैसे आएंगे पूछने के लिए कि वरुण आज क्या करूं, कल क्या करूं? इफ आई वांट यू टू कम एंड मीट मी वंस एवरी ईयर, आई विल मेक योर पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड। तो आई थिंक 99% लोगों को वो जरूरत नहीं है। आपको क्या समझना है कि दो तरीके की इनकम है, एक्टिव और पैसिव में। अगर आप एक्टिव काम में अच्छा कर रहे हैं, देखिए हर एक पर्सन अलग अलग फील्ड में अच्छा करता है। कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई इन्वेस्टिंग में अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप जिस चीज में भी अच्छे हैं उससे एक्टिव इनकम कमाइए और एक्टिव इनकम को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए एंड यू विल डू वेरी वेल। यू डोंट हैव टू टॉक टू पीपल लाइक मी। अगर मुझे आपसे पैसे चाहिए तो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपके पोर्टफोलियो में 4 चीजें डालूंगा। फिर मैं डेट फंड को भी कॉम्प्लिकेट करूंगा। मैं डेट फंड में भी बोलूंगा ऐसा करते हैं, ये 4 लेते हैं, थोड़े टाइम बाद बीच बीच में चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप चेंज नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि एवरी 5 ईयर्स में जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड को चेंज करते हैं बार बार, तो उसमें आप टैक्स की वजह से 12.5% अगर आप निकाल रहे हैं तो अमाउंट ऑफ लॉस दैट यू आर गोइंग टू मेक इज ह्यूज। ये कैलकुलेशन कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वी वॉन्ट यू टू चेंज। अगर मुझे आपको बताना है कि सच की कल से आपको मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है, आपका और मेरा ये लास्ट मीटिंग थी, जस्ट आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू माय फैमिली। अगर मुझे कल कुछ हो जाए तो जितना भी पोर्टफोलियो है उसको आप इंडेक्स में डाल दो। एंड देन उसमें भी एक बहुत सिंपल सा, ये वॉरेन बफेट से आया है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो जितना भी पैसा है उसको आप 90-10 या 80-20 में स्प्लिट कर दो। 80% इज निफ्टी 500 काइंड ऑफ थिंग, निफ्टी 50। आजकल मैं निफ्टी 50 बोल रहा हूं बट इट कुड बी निफ्टी 500। 80% निफ्टी 500, 20% इन डेट फंड, एंड इट कुड बी प्योर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, नॉर्मल सा डेट फंड। हर साल इसको रीबैलेंस कर देना बस। मतलब अगर मार्केट बढ़ जाए तो इक्विटी का पार्ट 80% से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेट तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे बढ़ रहा है। तो उधर से निकाल के डेट में डाल देना, 80-20 कर देना साल के एंड में, या 90-10 जो भी, डिपेंडिंग अपॉन वो 10% आपके लाइफ का कितना बड़ा अमाउंट है। कईयों के केस में 70-30 भी हो सकता है। अगर मार्केट गिर जाए तो डेट का परसेंटेज बढ़ गया है तो यहां से निकाल के एंड बैलेंस इट फॉर लाइफ, एंड यू डोंट हैव टू मीट मी anywhere. I think for my family the instruction is very clear कि कल मुझे कुछ हो जाए, ना किसी के पास जाना है ना किसी से कुछ पूछना है, हर साल 80-20 पे बैलेंस करना है। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब जब मार्केट थोड़ी गिरेगी आप ज़्यादा बाय कर लेंगे, हमेशा इक्विटी में रहेंगे। 20% 10% आपके पास हमेशा डेट होगा। इमरजेंसी कॉर्पस आपके पास वो 10% अगर वो बिग है तो इमरजेंसी कॉर्पस भी है। मार्केट गिरने का आप अपने आप फायदा भी उठा लेते हैं, मार्केट बढ़ने का थोड़ा आप हल्का सा अमाउंट भी निकाल लेते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद कुछ करने की जरूरत है नहीं। आई मीन, एंड ये वॉरेन बफेट बता चुके हैं। देखिए मेरे जैसे लोगों के लिए सरप्राइजिंग क्या है कि ये इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वॉरेन बफेट। हमको तो पैसे किस बात के मिल रहे हैं, वही चीज बताने के जो वॉरेन बफेट बता चुके हैं। तो हम तो बस ऐसे उधर से पढ़ रहे हैं और यहाँ से बता रहे हैं। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपको कैसा लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी कम है, स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो मेरा आंसर तो यही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तभी तो हम जैसे लोग इतनी सिंपल सी चीज वहां से पढ़ के आपको बता रहे हैं। बट आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनली आपको मेरे जैसे लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। मेरे जैसे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस वहां से पढ़ के बता रहे हैं। तो आजकल आप एआई के जमाने में इतनी सिंपल सी चीज है
कि आप वॉरेन बफेट का एक लेटर्स टू शेयर होल्डर्स निकालिए, AI पे डालिए, जो भी आप AI यूज करते हैं, ChatGPT XYZ डालिए, उसको बोलिए कि भाई मेरे को इस लेटर में से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताओ। हर लेटर में पूछिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पूछते जाइए, आंसर लेते जाइए, क्वेश्चन पूछते जाइए, आंसर लेते जाइए। प्रॉम्प्ट याद रखिए कि लिखिए एक्ट एज वॉरेन बफेट, बस ऐसा ना हो जाए कि वो नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह बात करने लग जाए। And then you can eliminate people like me, I think. And I can say this because I think this could be my biggest gift to Warren Buffett. I mean, अगर एक पर्सन ने मुझे फ्री एजुकेशन दी और इतना कुछ किया हमारे लिए, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि यार हम जैसे लोगों को भी पैसा देना बंद करिए। आई थिंक अगर कोई इंसान इस कॉन्वर्सेशन को पूरा सुन ले तो काफ़ी सारे वेल्थ मैनेजर्स की जॉब पे इम्पैक्ट आने वाला है। आपने अपनी ऑडियंस को कहा था दैट इफ़ अ 20-year-old invests 50,000 rupees once at 18% for 40 years, it becomes 3.75 crore at retirement. All you have to do is start. Sounds really rosy, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, but two things, not everyone has 50,000 rupees to invest, and secondly 18% का return थोड़ा सा unrealistic लगता है। तो what do you have to say about it? I think इसमें दो चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो मुझे लगता है ये जो जितने भी लोग हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो पब्लिक स्पीकिंग में हैं, उनसे आपको समझना चाहिए दे आर ग्रेट सेल्समैन। तो वॉल स्ट्रीट पे अच्छे इन्वेस्टर आपको कम मिलते हैं, दलाल स्ट्रीट भी, वॉल स्ट्रीट दोनों, इन्वेस्टर कम मिलते हैं, सेल्समैन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है कि मैंने बोला 50,000 डालो 18% और ये, तो दीज आर माई सेल्समैन क्वालिटीज। आई थिंक आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन, तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। पहले तो ये 18% नंबर आया कहाँ से 18% आया, और वो सच में नंबर क्या होना चाहिए, कितने से स्टार्ट करना चाहिए, सारी चीज़ पे बात कर रहा हूँ। पहले आपको समझना पड़ेगा 18% यहाँ से आया कि 1979 में, और लंबे पीरियड का रिटर्न क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर मैं सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न ऐसे निकालूं कि 2020 मार्च में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पे डाली थी, बिकॉज वी मेड द वीडियो कि भाई उस दिन निफ्टी 8,000 पे था और 20,000 पे हो जाएगा 5 साल बाद, जबकि आज 25,000 पे हो गया है, तो उसका CAGR निकालेंगे तो 24, 25, 26% आ जाएगा। बट दिस इज द रॉन्ग वे टू लुक एट द मार्केट्स, बिकॉज आप बॉटम से चेक कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि 9/11 में पहला अटैक जब हुआ था, एक प्लेन टकराया था, दूसरा प्लेन टकराने वाला ही था, वहीं पे कर दिया होता तो कितना अच्छा हो गया होता। तो इसको बोलते हैं चेरी पिकिंग ऑफ डेटा। आप जहां पे बॉटम पे जाते हैं, बॉटम से चेक करके रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। अब वॉरेन बफेट सर को किसने पूछा कि भाई फिर रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, तो उन्होंने बोला अगर बहुत लंबे समय का रिटर्न निकालेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप बूम और बॉटम पे इन्वेस्ट करने का जो इफेक्ट है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने 1979 से निकाला कि 100 के बेस वैल्यू पे स्टार्ट हुआ, 100 से 82,000 अगर हो गया तो इसका जो एनुअल CAGR है दैट इज अबाउट 16% पर एनम। नाउ इस 16% पर एनम में डिविडेंड आपको अलग से मिला है, जिसको आप TRI इंडेक्स में देखते हैं। वैसे निफ्टी TRI भी आता है, अगर आपने देखा हो तो इसमें डिविडेंड ऐड हो जाता है। तो जो निफ्टी आज आपको 24,000 25,000 दिख रहा है, वो 25,000 नहीं, इट वुड बी 35-36,000, क्योंकि ओवर द ईयर्स एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है 35-36, बट ओवर द ईयर्स जो भी डिविडेंड ऐड हुए हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैं वो 1.5-2% के डिविडेंड ऐड कर दूं तो वो 16 का 17.5-18% हो जाता है। तो हिस्टोरिकली मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। देखिए मैंने बोला है 50,000 अगर कोई 18% पे इन्वेस्ट करता है, तो मैं बोल रहा हूँ 18% मत मानिए, आप 15% ही मानिए पहले तो। अब 15% अगर आप मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो 3.75 करोड़ है वो 1.33 करोड़ हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि आपने 3% कम कर दिया। तो अगर 1.33 को वापस 3.5 करना है या 3.75 करना है, तो 50,000 के बदले 1.5 लाख से स्टार्ट कर दीजिए। सो इफ यू डोंट बिलीव इन द नंबर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मैं बोल रहा हूं आप 1.5 लाख से करिए। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मैं 1.5 लाख से कैसे करूं, तो मेरा इस पर बहुत आसान आंसर, बहुत सिंपल आंसर है कि जब भी आप 18 से ऊपर हो जाते हैं आपको काम करना चालू करना चाहिए। तो मेरे जैसे लोगों का क्या है कि हम जैसे लोगों बहुत एवर्जन टू वर्क है, और दीज आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव पीपल फॉर द सोसाइटी। ज्यादा अच्छे लोग कौन से हैं, जो सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप 18 से ऊपर हो गए हैं और ट्यूशन पढ़ा सकते हैं तो ट्यूशन पढ़ा दीजिए, पैसा कमाइए। अगर आप स्टिचिंग आती है तो स्टिचिंग करके करिए, कैफे कॉफी डे में कॉफी सर्व कर दीजिए, बरिस्ता में या डोमिनोज में पिज्जा डिलीवर कर दीजिए। यू हैव टू ज्वाइन द वर्क फोर्स, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि वर्किंग एज में हमारे पास बहुत लोग हैं, लेकिन आप तो वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ 18 की एज में चालू करिए, काम करना चालू करिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो हर बच्चे को बोलता हूँ, माय सन इज 12 years old, आई डोंट नो इफ ही विल टेक माय एडवाइस। मैं तो उसको बार बार बोलता हूँ
कि आपको स्टॉल लगाने में भी जो सीखने को मिलता है दैट इज एनॉर्मस। ये सब चीजें जो हैं आपको लास्ट में सिखाती हैं कि प्राइसिंग पावर क्या होती है, कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है, तो आपको ग्रेट इन्वेस्टर बनने में, ग्रेट बिजनेसमैन बनने में, तो जितने यंग एज में आप काम करना चालू कर सकते हैं काम चालू करिए। मैं बहुत ही वियर्ड बात बोल रहा हूँ और इंडिया के लिए तो बहुत ही वियर्ड है कि अगर आपको पैसा कमाना नहीं मिल रहा, समझ आ रहा, तो चेक करिए आपके घर में अगर कोई सफाई करने वाला आता है तो वो कितने रुपए लेता है। संडे के संडे आप कर दीजिए और पेरेंट्स को बोलिए उतना पैसा मेरे को दे दीजिए। तो कैसे भी कमाइए, गार्डनिंग का काम करिए, घर में कुछ भी करिए, सफाई का करिए, डोमिनोज ज्वाइन करिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करिए। आई थिंक एवरीबडी हैज टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। और एक बार जब आप काम करके पैसा कमाएंगे तो बस ये ध्यान रखिए कि खर्चा नहीं करना है स्टार्टिंग कुछ ईयर्स में। तो मैं ये देखता हूँ इंडिया में, मैंने अपनी वाइफ को एक बार बोला कि भाई सारी मेड्स को बताओ कि वो जो हर महीने पैसा बचाते हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो निफ्टी में ना करें, एटलीस्ट पीपीएफ में कर दे। तो कई लोगों ने मुझे बोला अरे क्या बात कर रहे हो, मेड्स तो हैंड टू माउथ होते हैं, उनका कैसे होगा। आई डोंट एग्री टू दिस स्टेटमेंट। आई डोंट एग्री बिकॉज कि गुड़गांव जैसे शहर में अगर आपके पास फुल टाइम मेड है, यू वुड बी पेइंग देम अ लॉट ऑफ मनी। आई मीन यू माइट बी पेइंग 20,000 25,000 पर मंथ। अब 25,000 वो पर मंथ अगर कमा रहे हैं, आपके घर पे रह रहे हैं, घर से ही सब कुछ सामान आ रहा है, खाना घर से है, कपड़े घर से है, सब कुछ घर से है, दे आर इफेक्टिवली सेविंग 20-25,000 एवरी मंथ। आई डाउट इंजीनियर सेव 20-25,000 एवरी मंथ इन दिल्ली एनसीआर। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट मनी, द प्रॉब्लम इज वो 20-25,000 अगर आप मेड से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि पेरेंट्स ने बोला है कि इसलिए इकट्ठा करना है क्योंकि शादी पे खर्च करना है। इफ यू नो हाउ टू यूज मनी इन द यंग एज, एट द एज ऑफ 18, 19, 20, जिस एज में वो काम करना चालू करते हैं, 3 years ऑफ वर्क कैन क्रिएट एनॉर्मस डिफरेंस। मतलब जैसे बिल गेट्स बोलते हैं, तो मैं इसको बहुत बोलता हूं, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर, तो मैं तो ये बोलूंगा लिसनर्स को कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर, स्पेशली आफ्टर दिस पॉडकास्ट, इट्स योर मिस्टेक। तो वो आपको अवॉइड करना है। एंड आई थिंक everything can be sorted if you do that. I think ये जो आपने मेड वाला पॉइंट आया, ये तो काफ़ी there's a lot of ways to intersect and काफ़ी layers हैं complications की, ये अलग से एक podcast बन सकता है, but the point still remains that you need to start early and you need to be persistent. Eventually the market is going to do what it does best. Absolutely. And one last question, इस पॉडकास्ट को अगर अभी तक कोई हमारी ऑडियंस सुनती है, व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे दैट यू वुड वांट? आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे वुड बी द आंसर गिवन बाय चार्ली मंगर इन अ मीटिंग। चार्ली मंगर को किसने पूछा, आई वांट टू बिकम वेरी रिच, हाउ डू आई बिकम वेरी रिच? एंड द आंसर वाज वेरी सिंपल, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, टैलेंट बिल्ड करिए, कोई स्किल बिल्ड करिए, मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द टैलेंट एंड स्किल, make a lot of money every month, save a big part of it, save and then invest in a Nifty 50 or Nifty 500 index fund for a long period of time. You can't help but become rich. I think you will become very rich, but all you have to do is develop some skill, save a lot, make a lot of money, save, invest for a long period of time, and you can't help but become rich. And make sure कि जो youngsters को मैं बोलना चाहूँगा, तो इसके ऊपर मैंने 2008 में जब मैं अहमदाबाद में लाइब्रेरी में बैठा था तो मैंने किताब पढ़ी थी, आई थिंक इट वाज रश्मि बंसल, स्टे हंग्री स्टे फुलिश इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस किताब में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था जिसने मेरी लाइफ चेंज की थी। आई होप यंगस्टर्स की लाइफ उससे चेंज हो। एक पार्टी चल रही थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और सब बलून के लिए जा रहे थे और हीलियम फिल्ड बलून थे जो ऊपर जा रहे थे। तो सारे बच्चे एकदम बलून वाली तरफ भागे, जो छोटा बच्चा था वो पीछे रह गया, वो जा नहीं पाया। तो सब लोगों ने अपने कलरफुल बलून जो हैं वो ले लिए, सबने कलरफुल बलून ले लिया। अब लास्ट में कुछ रह नहीं गया। वो बच्चा उसके पास पहुंचा, उसने बोला कि मुझे भी बलून चाहिए। तो उसने बोला अब तो खत्म हो गए। तो उसने अपने अंदर से एक बलून निकाला जो बड़ा ग्रे कलर का डल सा बलून था, बाकी सब बड़े कलरफुल चेरी कलर्स वाले बेसिकली बलून थे। तो उस बच्चे ने उसको पूछा कि क्या ये बलून ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा ग्रे कलर का है, बाकी सब तो ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हीलियम फिल्ड बलून थे। तो उसने उसको जवाब दिया, इट इज नॉट द कलर ऑफ द बलून दैट टेक्स द बलून हायर, इट इज व्हाट्स इनसाइड द बलून दैट टेक्स द बलून हायर। उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि आई डिसाइडेड कि मैं कौन सी घड़ी पहनता हूँ ये डिसाइड नहीं करेगा, आई डोंट वेयर वॉच। मैं कौन सा फोन रखता हूँ वो डिसाइड नहीं करेगा कि मैं क्या हूँ। मैं कौन सी कार चलाता हूँ डिसाइड नहीं करेगा। इट विल ओनली बी द नॉलेज दैट आई हैव गैदर्ड विल डिसाइड कि मैं कहाँ जाऊँगा। और यंगस्टर्स को भी यही सोचना है, इस प्रेशर से बात निकली है। सोशल मीडिया इज नॉट द राइट प्लेस। आपको समझना है आप क्या स्किल डेवलप कर रहे हैं और ऊपर कैसे जा सकते हैं।
Thank you so much. I think that was such an inspirational answer. And thank you so much for having such a raw and genuine conversation. And like you said, I think अगर इस podcast का देखने के बाद भी कोई market में पैसा नहीं बना रहा है, then there is something wrong that's happening. And thank you so much for this conversation. Pleasure. Thank you. Thank you so much, sir. And you too. I hope आपको ये conversation पसंद आया हो. आपका सबसे बड़ा takeaway क्या था? मुझे comments में ज़रूर बताइएगा. अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. So take care until then. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.